तो कहानी की शुरुआत होती है शोभा नाम की एक लड़की से। शोभा मुंबई में एज अ कुक काम करती है। कहानी जो है वो 50s और 60s के एरा की है। तो शोभा एक अनाथ लड़की है और वो मैंगलोर से अपनी माँ के साथ 11 साल की उम्र में आई थी। लेकिन अब उसकी माँ नहीं है और वो उसकी माँ ने उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाना सिखाया है और वो अब एज अ कुक लोगों के घरों में काम करती है। लेकिन उसके जो जीवन में बहुत ही सूनापन या कह लीजिए कि अकेलापन है, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है। अब उसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन आधे दिन की छुट्टी मिलती है और उस आधे दिन में वो कार्निवल देखने जाती है। अब हर हफ्ते वो कार्निवल क्यों जाती है? वहाँ पर एक लाली नाम का लड़का है जो कि वहाँ पे एक झूले पर टिकट कलेक्टर की तरह काम करता है। तो जो शोभा है वो उस लाली से आकर्षित है। वो अपनी सहेली रसना के साथ कार्निवल में हर हफ्ते जाती है। अब लाली जो है वो एक आकर्षक लड़का है और निचले तबके की लड़कियां जो हैं वो उसे बहुत ही पसंद करती हैं और इस वजह से उसके जो झूले पर है बहुत भीड़ होती है और उसकी टिकट की बिक्री भी बहुत अच्छी होती है। तो शोभा भी उन्हीं में से एक लड़की होती है। शोभा जो है वो देखने में बहुत ही साधारण सी होती है और किसी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती कि लाली उसके प्रति कभी आकर्षक आकर्षित भी होगा। तो एक दिन लाली जो कि जानता है कि वो आकर्षक है, वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, तो वो शोभा के साथ भी थोड़ा सा फ्लर्ट करता है और शोभा इस बात को लेके बहुत ही कह लीजिए कि खुश हो जाती है और वो बार बार उसी झूले पर वापस जाना चाहती है। इस बात से उसकी सहेली रसना जो चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब उस झूले की जो मालकिन है मिसेस होश कवाई, वो भी इस बात को जांच लेती है और इस बात को लेकर के वो शोभा से लड़ाई करती है। अब लाली को ये बात पसंद नहीं आती है कि होश कवाई शोभा को डांट रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे शोभा और लाली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद शोभा को लाली का असली रंग पता चलता है कि वो शराब पीता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है। लेकिन शोभा जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है और इन सब बातों को स्वीकार कर लेती है। अब शोभा गर्भवती हो जाती है। एक दिन लाली का एक आवारा दोस्त उसे कहता है कि क्यों ना हम मेरे जो फैक्ट्री में पगार बांटने वाला व्यक्ति है, हम क्यों ना हम उसे लूट लें। तो लाली इस बात के लिए मान जाता है और उस दोस्त के साथ एक सुनसान जगह पर उस पगार बांटने वाले व्यक्ति को दबोच लेते हैं। लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है। वो व्यक्ति बहुत ही बलिष्ठ और शक्तिशाली होता है और वो उन दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। अब लाली जैसे इगोइस्टिक या खुददार व्यक्ति को ये बात पसंद नहीं आती कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और दुनिया वालों को ये बात पता चल जाएगी। तो वो अपने आप को चाकू मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। अब कुछ दिनों के बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है। शोभा को एक बेटी पैदा होती है। अब लाली जब मरकर के ऊपर जाता है, यानी कि स्वर्ग और नर्क के द्वार पर जाता है, जहाँ पे इस बात का फैसला किया जाएगा कि उसे स्वर्ग भेजा जाए या नर्क भेजा जाए, तो वहाँ पर लाली के सामने एक बात रखी जाती है कि हर इंसान को मरने के 1 साल के बाद एक दिन के लिए धरती पर जाने का मौका दिया जाता है। तो आइए अब कहानी को आगे सुनते हैं। मजिस्ट्रेट ने कुछ क्षण तक लाली को ध्यानपूर्वक देखा। फिर 2-3 बार उसने अपनी झक सफ़ेद दाढ़ी के बालों पर हाथ फेरा। फिर गहरे दृढ़ स्वर में कहने लगा, लाली, हम तुमको 12 वर्ष तक नरक की आग में जलने का दंड देते हैं। उस समय तक हम आशा करते हैं कि तुम्हारा सीमा से बढ़ा हुआ ये अहंकार और ये बेजा हट नरक की आग में जलकर राख हो जाएगा। उस समय तक तुम्हारी बेटी भी 12 वर्ष की हो जाएगी। मेरी बेटी? लाली चौंक कर बोला, तो क्या वे बेटी होगी? और जब तुम्हारी बेटी 12 वर्ष की हो जाएगी,
मजिस्ट्रेट लाली के प्रश्न की ओर ध्यान न देकर अपना निर्णय सुनाता गया। लाली ने कुछ क्षण के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मजिस्ट्रेट कह रहा था, और जब तुम्हारी बेटी 12 वर्ष की आयु को पहुंचेगी तो तुम्हें एक दिन के लिए धरती पर भेजा जाएगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। तुमने पुराने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा कि मुर्दे दोबारा जिंदा होकर धरती पर आते हैं। मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। ये सब सच है। तुम एक दिन के लिए वापस नीचे पृथ्वी पर जाओगे और ये प्रमाण दोगे कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो चुकी है। लाली ने पूछा, इसका मतलब यह है कि मुझे फिर बताना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं? जैसे जैसे मोटर ड्राइवर का काम मिलने पर पहले मोटर चलाना दिखाना पड़ता है। हाँ, उसी तरह तुम्हारी भी परीक्षा ली जाएगी। अब मैं तुमसे विदा होता हूँ लाली। 12 वर्ष और एक दिन बाद तुम फिर मेरे सामने लाए जाओगे, और जब तुम धरती से लौट कर आओगे तो मैं फिर तुमसे यही सवाल पूछूंगा। इसीलिए ध्यान देकर सोचो, तुम अपनी बच्ची के लिए कौन सा नेक काम कर सकते हो। तुम्हारे उस फैसले पर इस बात का दारोमदार है कि तुम्हारे लिए 12 वर्ष और एक दिन बाद कौन सा द्वार खोला जाएगा। अब जाओ। मजिस्ट्रेट अदालत के चबूतरे से उतरकर पीछे की दीवार के बीच वाले दरवाजे के अंदर चले गए, जिस पर घंटी लगी थी। संतरी ने लाली से कहा, आओ मेरे बेटे, चलो। लाली अब पहले संतरी के साथ बाईं तरफ वाले दरवाजे के पास पहुंच गया था। संतरी ने उसे रुक जाने का संकेत दिया और फौरन आगे बढ़कर वे बाएं दरवाजे के लोहे के बोल्ट खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी तेज गुलाबी रोशनी की फुहार लाली पर पड़ी कि उसकी चमक से वे चौंधिया गया। लंबी लंबी लपटों की लपकती जवानें दरवाजे से बाहर निकलने लगी। लाली लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटा, फिर उसका सर झुक गया और वे आंखों पर हाथ रखे उन लपटों के अंदर चला गया। शोभा ने बोरीवली स्टेशन के पास फूलवाले की दुकान से एक हार खरीदा। आज उसके पति को मरे हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। यूं तो वह अपने घर में कमरे के अंदर लगी हुई अपने पति की तस्वीर को रोज हार चढ़ाती है, मगर बरसी पर तो जरूर ही नया हार खरीदकर तस्वीर पर टांगती है। आज लाली की 12वीं बरसी है। आज उसकी अपनी बेटी रत्ना भी 12 वर्ष की हो गई। रत्ना ने अपने बाप को नहीं देखा। वे अपने बाप को बहुत याद करती है और रत्ना के दिल में अपने पिता की वही तस्वीर है, उसका वही व्यक्तित्व है जो शोभा ने बचपन में उसके दिल में बसा दिया था। शोभा ने हार वाले की दुकान से हार लेकर उसके केले के पत्ते में लपेटकर आम वाले की दुकान से 2 आम खरीदे। शोभा को आम बहुत पसंद है। आम हरे रंग की छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी में डालकर अपने घर की ओर चल दी, जो स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पर था। बोरीवली, जो कि बम्बई शहर का एक हिस्सा है, वहां पर थोड़ी सी जगह विलियम कवराल ने शोभा को खरीद कर दे दी थी और वहीं पर शोभा ने अपना एक छप्पर नुमा घर बना लिया था। विलियम उसकी सहेली रसना का पति था। घर तो ऐसा ही था जैसे अधिकतर झोपड़पट्टी में होते हैं, पर यह छप्पर नुमा घर ज्यादा खुला और बड़ा था। घर के आगे दालान था। दालान के आगे खुली जमीन थी, जिसमें दालान के सामने और दाएं बाएं शोभा ने लकड़ी का जंगला बना दिया था। छप्पर के आगे जो थोड़ी सी जमीन थी, उस पर कहीं कहीं फूलों के गमले भी रखे थे। छप्पर को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये छप्पर वैसा ही है जैसे दूसरे गरीब आदमियों का होता है, मगर गरीबी के बावजूद इसे साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश की गई। जब शोभा घर के बाहर पहुंची तो
उस समय रत्ना कहीं घर के अंदर थी। जंगले के अंदर दरवाजे के पास बाईं ओर एक बड़ा सा पत्थर रखा था। मालूम होता है जमीन समतल करते समय किसी आसपास के टीले से निकला होगा। शोभा ने लकड़ी के स्टूलों के सामने रखी हुई पांव से चलने वाली सीने की मशीन की ओर देखा। दोनों मशीनों पर पर्दों के लिए लंबे लंबे फलदार कपड़े चढ़े थे और जमीन तक एक लंबी चटाई पर लटक रहे थे। उनकी लबान से शोभा ने अंदाजा लगाया कि उसके जाने के बाद रत्ना ने उन दो पर्दों की सिलाई को हाथ नहीं लगाया है। शायद ये दोनों उसके बाजार जाने के बाद फौरन ही आ गए थे। रसना और उसका पति विलियम। रसना के बेहद सुंदर कपड़े देखकर अचानक शोभा को याद आया, आज से 12 वर्ष पहले रसना के कपड़े और रहन सहन, रंग ढंग। रसना इस अरसे में कितनी सभ्य हो गई है और उसका पति भी कितना भारी भरकम हो गया है। चेहरे पर कैसा संतोष और संपन्नता बरस रही है। इतने में रत्ना दोनों हाथों में दो छोटी छोटी प्लेटों पर कुछ खाने का सामान लेकर बाहर निकल आई। माँ को देखकर खुशी से खिलकर मुस्कुरा दी। बरामदे से बाहर उसे आते हुए देखकर शोभा ने सोचा, आज मेरी रत्ना 12 वर्ष की हो गई। रत्ना ने साफ सुथरा फ्रॉक पहन रखा था, मगर वह बात जो रसना के कपड़ों में थी वो कहाँ। रसना और विलियम थोड़ी देर बाद चले गए। रत्ना बोली, अंकल और आंटी कितने अच्छे हैं ना। कुछ क्षण चुप रहकर शोभा बोली, ये दोनों ना होते तो मैं सारी उम्र डब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती रहती। अब हमारे पास 2 सिलाई मशीनें हैं और इनके चारों होटलों का काम हमें मिल जाता है। सीने के लिए पर्दे, मेज़पोश, चादरें, नैपकिन, झाड़न तक सीने को मिलता है। रत्ना झुकी हुई निगाहों से सीने की मशीन में लगे हुए पर्दों को देखती हुई बरामदे की ओर जाने लगी। शोभा भी साथ में थी। फिर तुम्हारे अंकल दूसरी जगहों से भी काम दिलवाते रहते हैं, नहीं तो तुम्हारी गरीब विधवा माँ का काम कैसे चलता और कैसे वे तुम्हें स्कूल में पढ़ा सकती। शोभा एक लंबी सांस लेकर बोली, आओ अब खाना खा ले। दोनों माँ बेटी छप्पर के अंदर गई, खाना निकाल कर लाई और बाहर पड़ी हुई पुरानी मेज के पास वही लोहे की जंग लगी कुर्सियां जिन पर विलियम और रसना बैठे थे घसीट कर मेज के पास रखकर खाना खाने लगी। खाना खाते समय रत्ना का चेहरा लकड़ी के जंगले के सामने था और शोभा की पीठ जंगले की ओर थी। और हालांकि खाना खाते समय रत्ना का चेहरा लकड़ी के जंगले की ओर था, वे खाना खाने में इतना तल्लीन थी कि उसने उन दो स्याह चोगा पहने हुए काली पगडंडियों वाले संतरियों को नहीं देखा जो उसके सामने लकड़ी के जंगले के इधर ध्यान से देखते हुए निकल गए। उनके जाने के बाद लाली आया। ये वही लाली था, मगर अब चेहरे पर छोटी छिद्री दाढ़ी थी और रंग भी बहुत बुझा हुआ था। चेहरा सोता हुआ पीला पीला। कपड़े वही पहने था जो उसने 12 वर्ष पहले पहने थे। लाली ने रत्ना की ओर देखकर कहा, राम राम। रत्ना बोली, राम राम। शोभा जिसकी पीठ लाली की ओर थी मुड़े बिना रत्ना से बोली, फिर कोई भिखारी आया, क्या मांगता है। कुछ नहीं, लाली बोला। शोभा ने जरा सा मुड़कर कहा ताकि भिखारी उसकी आवाज अच्छी तरह सुन ले, देखो हम पैसे नहीं दे सकते, हम खुद गरीब हैं। और फिर अपनी बेटी से बोली, रत्ना तुम इसे एक रोटी दे दो और उस पर थोड़ी आलू की भाजी रख दो। अच्छा माँ, रत्ना ने कहा और खाना खाते खाते उठकर दालान से गुजरकर छप्पर के अंदर गई। चलते चलते लाली उसे बड़े ध्यान से देखता रहा। इतने में शोभा ने मुड़कर उससे पूछा, बहुत थके हुए लगते हो, क्या बीमार हो या दूर से आए हो। बहुत दूर से आया हूं। तो देखो, शोभा ने बड़ी नरमी से उससे कहा, ये लकड़ी का गेट खोलकर जंगले के अंदर आ जाओ
और उस पत्थर पर बैठकर दम ले लो। शोभा ने मेज के पास पड़े हुए पत्थर की ओर संकेत किया। लाली गेट की लकड़ी के फाटक खोलकर अंदर आ गया और चौड़े चकले पत्थर पर थके हुए अंदाज में बैठ गया। उसके हाथ में एक बड़े से लेकिन मैले कुचले रुमाल से बंधी हुई कोई चीज थी, जिसे उसने बड़ी सावधानी से अपने घुटनों पर रख लिया। इतने में रत्ना छप्पर से निकलकर बाहर दालान में आ गई। लाली की आंखें उस पर जमी थी। तुम इसकी लड़की हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। बड़ा सुंदर नाम है, कहकर लाली ने बड़े प्यार से उसके हाथ को छू लिया। रत्ना ने घबराकर एकदम अपना हाथ पीछे हटा लिया। बोली, माँ, इस भिखारी ने मेरे हाथ को छू लिया। गलती से छू लिया होगा बेटी। मेरी बच्ची, इस गरीब भिखारी को अपना पेट भरने से फुर्सत कब मिलती है जो ये कुछ और सोचेगा। लाली ने रोटी से एक कौर तोड़ा और मुंह में डालकर खाते खाते बोला, तुम कपड़े सीती हो? हाँ। और तुम्हारा घर वाला? मेरा घर वाला नहीं है। खाते खाते शोभा का हाथ रुक गया। तेरे घर वाले को गुजरे हुए बहुत समय हो गया। शोभा चुप रही। हाँ, बहुत समय हो गया। क्या बीमारी हुई थी उसे? पता नहीं। अब रत्ना जल्दी से बोल पड़ी। मेरा बाप उधर आसाम गुवाहाटी में काम करने गया था और उधर ही अस्पताल में मर गया। मैंने तो अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। रत्ना ने उदास होकर कहा, पर शोभा चुप थी। उसकी पीठ भी लाली की ओर थी। कुछ देर चुप रहने के बाद लाली ने पूछा, वह आसाम गया था? तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो? क्या तुम मेरे घरवाले को जानते हो? लाली बोला, ऐसे ही पूछता हूं, बुरा मत मानो। क्या मालूम कभी मैंने उसे देखा होगा। एक भिखारी तो जगह जगह घूमता है ना। शोभा जरा कठोर होकर बोली, जानते थे तो जाने दो, बार बार उसका जिक्र क्यों करते हो। बस समझ लो मेरा घरवाला यहां से आसाम गया और वहां मर गया। लाली के गले में कौर फंस गया। रत्ना अपनी कुर्सी घसीट कर लाली के पास ले गई, जो पत्थर पर बैठा रोटी खा रहा था। क्या तुम मेरे पिताजी को जानते थे? हाँ। रत्ना ने शोभा की ओर मुड़कर कहा, माँ ये जानता है। अब शोभा भी घूमकर लाली के सामने आ गई। बोली, तुम मोतीलाल को जानते थे? हाँ। रत्ना झट से बोल पड़ी, वो देखने में बहुत सुंदर थे, मेरे पापा। ये तो मैं नहीं कह सकता, लाली बोला। और बहुत अच्छे भी थे। वह ऐसा अच्छा भी नहीं था, खाली बस एक कार्निवल में वर्कर था। रत्ना जल्दी जल्दी उसे बताने लगी। सुना है उनके चुटकुले सबसे बढ़िया होते थे, बहुत हंसाते थे लोगों को। रुलाता भी था, लाली गंभीरता से बोला। तेरी माँ के साथ उसका बर्ताव बहुत बुरा था, उसे मारता भी था। शोभा क्रोध से बोली, तुम झूठ बोलते हो। मैं सच बोलता हूं, लाली ने बड़ी दृढ़ता से कहा। शोभा ने लाली को बाहर निकाल दिया। ऐसे मत निकालो मुझे, लाली घबराकर बोला। बस 1 मिनट के लिए अंदर आने दो मुझे। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तमाशे दिखाऊंगा कि तुम आश्चर्य करोगी। रत्ना अभी उधेड़-बुन में पड़ी सोच रही थी कि क्या करे क्या ना करे। माँ की आज्ञा थी, उस पर उसका जी चाहता था कि अजनबी भिखारी से ताश के खेल देखे। इतने में लाली ने खुद हुक हटाकर जरा सा गेट खोल लिया और आके बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या है? रत्ना ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। लाली ने कांपती हुई उंगलियों से वह रुमाल खोला
और इधर उधर देखकर शोभा की ओर पीठ करके बड़ी राजदारी से उसकी तहें खोलने लगा। रत्ना उत्सुकता से रुमाल पर झुक गई। अचानक लाली और रत्ना दोनों के चेहरे पर एक अद्भुत रोशनी चमकने लगी। रुमाल की तहों से लिपटा हुआ एक बहुत ही सुंदर सितारा था। लाली ने ऊपर आकाश की ओर संकेत करके बहुत ही धीमी आवाज में रत्ना से कहा, जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने इसे वहां से तोड़ लिया, चुपके से चुरा लिया तुम्हारे लिए। रत्ना आश्चर्य से देखते हुए बोली, आकाश का तारा? हाँ। रत्ना ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इतने में शोभा आते हुए बोली, इससे कुछ मत लेना, ये चोर है, कहीं से कुछ चुरा कर लाया होगा। लाली ने फौरन तारे को रुमाल की तहों में छुपा लिया। शोभा उसके पास आकर बोली, जाओ, चले जाओ यहां से। हाँ हाँ, भागो यहां से, रत्ना ने भी कहा और लाली को धकेल कर गेट बंद कर दिया। लाली अंतिम बार फिर मुड़ा, विनय भरी निगाहों से रत्ना की ओर देखकर कहने लगा, मुझे ऐसे मत निकालो बच्ची, मुझे एक नेक काम करना है, बस मुझे एक अच्छा काम करने दो, बस एक अच्छा काम। रत्ना क्रोध से चिल्लाकर बोली, भागो। लाली बोला, सुनो बच्ची। रत्ना अपना हाथ उठाकर बोली, चले जाओ, ये रास्ता रहा तुम्हारा, अभी जाओ। लाली को क्रोध आ गया। उसने रत्ना के बड़े हुए हाथ पर जोर से अपना हाथ मार दिया। चट की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चांटा मार दिया हो। रत्ना आश्चर्यचकित होकर पीछे हटी। सहमी सहमी निगाहों से भिखारी की ओर देखते हुए रूंधे गले से बोली, माँ। शोभा टीन से उठकर दौड़ी दौड़ी रत्ना के पास आई। क्या हुआ? माँ, इसने मुझे मारा, हाथ पर, इतनी जोर से। अचरज से लाली को देखते हुए, ऐसा लगा माँ, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ को रेशम की उंगलियों से छू लिया हो। मुझे जरा भी दर्द नहीं हुई। रत्ना आश्चर्य से लाली को ताकते हुए शोभा के पीछे जा खड़ी हुई और उसके कंधे के पीछे से सर निकालकर लाली की ओर देखने लगी। शोभा ने बड़े प्यार से रत्ना को थपथपाते हुए कहा, तुम अंदर चली जाओ। रत्ना धीरे धीरे पैर बढ़ाते आश्चर्य से लाली की ओर मुड़ मुड़ कर देखती हुई बरामदे की ओर जाने लगी। लाली उसे बड़ी सहानुभूति और अपनेपन से देख रहा था। जब वे बरामदे से गुजरकर अंदर छप्पर में गई तो शोभा बोली, तुमने मेरी बच्ची को मारा? हाँ, मैंने मारा। पहली बार शोभा ने उसे नई निगाहों से देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर यकायक उसकी आवाज में आंसू छलक आए। कांपते हुए स्वर में बोली, क्या तुम इसलिए यहां आए हो कि मेरी बच्ची को मारो? नहीं, मैं इसलिए तो नहीं आया था, मगर मैंने हाथ मार दिया और अब मैं वापस जा रहा हूं। भगवान के लिए बता दो, तुम कौन हो, कहां से आए हो? लाली बड़ी सिधाई से बोला, एक गरीब भिखारी जो बहुत दूर से आया तेरे द्वार पर, भूखा था, तेरा नमक खाया और फिर तेरी बेटी को हाथ मार बैठा। क्या मुझसे नाराज हो? शोभा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, जाने क्या बात है, मैं समझ नहीं सकती, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं। लाली जंगले पर झुक जाता है, लज्जा और पछतावे से। शोभा मुड़ती है, जाकर टूटी पुरानी मेज पर बैठ जाती है और रत्ना को आवाज देकर कहती है, रत्ना, आ जाओ, खाना खत्म कर लो। रत्ना छप्पर से बाहर आ गई। क्या वे चला गया? हाँ, जा रहा है। शोभा और रत्ना दोनों आमने सामने मेज पर बैठी हैं, मगर अब दोनों की जगह बदल गई है। पहले जहाँ शोभा बैठी थी वहाँ अब रत्ना बैठी है, और जहाँ पहले रत्ना बैठी थी अब शोभा बैठी है। अब रत्ना की पीठ भिखारी की ओर हो गई। शोभा भिखारी के सामने है, पर शोभा इस समय भिखारी की ओर नहीं देख रही। चेहरा ऊपर शून्य में किए कुछ सोच रही थी।
रत्ना ने उसे झिंझोड़कर कहा, माँ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटी। ठीक उसी समय जब शोभा शून्य में देख रही थी और रत्ना की पीठ जंगले की ओर थी, उन दोनों काले चोगे वाले ऊपर के संतरियों ने फिर जंगले के निकट प्रवेश किया। उन्होंने निराश निगाहों से लाली की ओर देखा। लाली ने धीरे से अपने कंधे उचकाए। उन दोनों संतरियों ने उसे फिर बीच में ले लिया। आगे आगे पहला संतरी और अंत में दूसरा संतरी। अब वे तीनों चलते चलते शोभा के घर के सामने से ओझल हो गए। रत्ना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जोर से मारे, बहुत जोर से, सख्ती से, क्रोध से हाथ मारे और जरा भी चोट ना आए, कहीं पर दर्द ना हो? ऐसा हो सकता है मेरी बच्ची। शोभा ने बड़ी कोशिश की कि वे साधारण गंभीर स्वर से बात करे, पर उसकी चेष्टा विफल होती गई और आंसुओं की बाढ़ उसकी आवाज में घुलती रही और उसका स्वर कांपता रहा। ऐसा हो सकता है मेरी बच्ची, कोई जोर से मारे, पीटे पीटे और फिर भी कहीं दर्द ना हो। यकायक वे अपने हृदय में छुपी वेदना सहन न कर सकी। उसने बेबस होकर मेज पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी।